बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए इनकम टैक्स पेपर के अंतर्गत आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल आज आपको ये बतलाऊंगी कि किस तरीके से वेतन में हम किन किन मदों को सम्मिलित करेंगे और किस तरीके से एक स्टेटमेंट के माध्यम से हम सैलरी हेड में टैक्सेबल सैलरी की जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। क्या क्या तो हमें ग्रॉस सैलरी जोड़ने पे हमें जोड़ना पड़ेगा, किन किन आइटम्स को। इस पूरे साल स्टूडेंट्स को इस बात का ध्यान रखना है। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपका जो प्रीवियस ईयर है वो क्या होगा। प्रीवियस ईयर है आपका 19-20 और आपका जो असेसमेंट ईयर है वो असेसमेंट ईयर क्या है 20-21। इस पूरे साल स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 इस गत वर्ष में जो भी इनकम है वो सारी आय किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा जो अपने एम्प्लॉयर से अर्न की गई है, कमाई गई है, उस पे टैक्स लगाया जाएगा। परंतु कर की गणना कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर 2021 दैट इज़ 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। तो वेतन में आय की गणना में मॉनेटरी इनकम फ्रॉम सैलरी, कल भी मैंने बताया था कि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मुद्रा के रूप में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो मॉनेटरी इनकम फ्रॉम सैलरी कहलाएगी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, एनपीएस का मतलब है न्यू पेंशन स्कीम। यह 2004 से ये स्कीम लागू की गई है। सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को 2004 के पश्चात से अब किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती आफ्टर रिटायरमेंट। न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जो है एक सरकार ने एनपीएस जो है वह नई स्कीम खोली है जिसके अंतर्गत एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय जो है वह दोनों इसमें क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एनपीएस में जो होगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो कहलाएगी सेक्शन 80CCD के अंतर्गत, 80CCD के अंतर्गत एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और यह एम्प्लॉय की सैलरी में जोड़ी जाएगी। ग्रॉस सैलरी में क्या चीज़, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। इसके बाद आपका आता है वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स जो है जिसे पप्स भी कहते हैं दैट इज सुविधाएं। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स सुविधाएं जिसे हम कहते हैं वो है इन कैश नहीं मिलती है। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ अपनी सर्विस रेंडर्ड करने पर उसको कुछ सुविधाएं मिलती हैं जो इन कैश नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मेडिकल फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, सर्वेंट फैसिलिटी, रेंट फ्री एकोमोडेशन जिसे आरएफए कहते हैं। तो हम परक्यूजिट्स की एक अलग क्लास लेंगे, उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी सैलरी का हिस्सा होगी। फिर आएगा प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, वेतन के स्थान पर लाभ जिसमें अर्नड लीव्ड सैलरी आएगा, प्रोविडेंट फंड इसमें आएगा, वीआरएस स्कीम में पैसा आता है तो वह इसमें आएगा। इस तरीके से यह वेतन के स्थान पर लाभ, जब हम इन चारों बातों को टोटल करते हैं तो वह टोटल हमारी क्या कहलाएगी, वो टोटल हमारी कहलाएगी ग्रोस सैलरी। लेकिन ग्रोस सैलरी जो है वह टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। ग्रोस सैलरी टैक्सेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ग्रोस सैलरी में से भी कुछ डिडक्शंस, कुछ कटौतियाँ धारा 16 के अंतर्गत एक कर्मचारी को दी जाती है। उन कटौतियों के अंतर्गत धारा 16 आयकर अधिनियम 1961 की
सेक्शन 16। सबसे पहले आती है अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A। यह क्या चीज़ है? यह है स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रमाणित कटौती। स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रमाणित कटौती अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A के अंतर्गत प्रमाणित कटौती की जाती है। फिर आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ता, धारा 16 उपधारा सेकंड के अंतर्गत। फिर आता है प्रोफेशनल ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट टैक्स, प्रोफेशनल ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट टैक्स सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा? प्रमाणित कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A के अंतर्गत प्रमाणित कटौती। रोजगार के उद्देश्य से किए गए व्यय के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के लिए ये धारा 16 सबसेक्शन 1A जोड़ी गई है। इस धारा के अनुसार प्रत्येक वेतनभोगी कर्मचारी, सैलरीड जो एम्प्लॉय है, और पेंशन भोगी पेंशनर्स जो हैं, उनको 40,000 रुपये और सकल वेतन की राशि, इन दोनों में से जो कम होती है उसकी कटौती मिलेगी। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A के अंतर्गत। मनोरंजन भत्ता, यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को कंपनी के ग्राहकों के मनोरंजन के लिए कोई राशि प्रदान की है तो उसे मनोरंजन भत्ता कहते हैं। सर्वप्रथम ऐसे भत्ते की राशि को तो आय में जोड़ दिया जाता है, फिर सकल वेतन में मनोरंजन भत्ते की कटौती प्रदान की जाती है। पहले तो ऊपर जो आप ग्रॉस सैलरी ले रहे हो ना, उस ग्रॉस सैलरी में क्या करोगे? एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो अमाउंट है वो ऊपर जोड़ी जाएगी। फिर हम उस ग्रॉस सैलरी में से नीचे क्या कर रहे हैं? नीचे हम उसकी क्या दे रहे हैं? छूट दे रहे हैं। तो यह छूट जो है सिर्फ सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसमें कि सेंट्रल एज वेल एज स्टेट के कर्मचारियों को ही उपलब्ध है। धारा 16 उपधारा सेकंड के अनुसार कटौती क्या होगी? निम्नलिखित में से जो सबसे कम राशि है उसकी मिलेगी। किसकी कटौती मिलेगी? वास्तविक प्राप्त मनोरंजन भत्ते की राशि पहला, दूसरा मूल वेतन का 20% और तीसरा 5,000 रुपये। क्या बोला मैंने? फर्स्ट जो हमारा वास्तविक प्राप्त मनोरंजन, फर्स्ट जो हमें एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड हुआ, जो हमने ऊपर ऐड करा था, यहाँ हमने ऊपर ऐड करा तो नीचे लेस करने के लिए फर्स्ट तो क्या लोगे आप? एंटरटेनमेंट अलाउंस जो हमें फर्स्ट रिसीव्ड हुआ है। सेकंड बेसिक पे का क्या ले लो? 20%। और थर्ड जो है वो हमारा क्या आता है? 5,000 रुपीज़। फर्स्ट सेकंड थर्ड विच एवर इज लोअर वो एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्टेबल होगा ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेक्शन मैंने अभी आपको क्या बोली? धारा 16 उपधारा सेकंड के अंतर्गत। फिर हमारा आता है नेक्स्ट, रोजगार पर लगाए गए कर के संबंध में कटौती, डिडक्शन फॉर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। संविधान के अंतर्गत यानी किसी भी विधान के अंतर्गत रोजगार पर लगाए गए किसी भी प्रकार का भुगतान कर्मचारी ने गत वर्ष किया है तो उस कर्मचारी को इस प्रकार भुगतान की गई संपूर्ण राशि की कटौती वेतन शीर्षक की सकल आय में से उस गत वर्ष में ही दे दी जाएगी। उस प्रीवियस ईयर में क्या हो जाएगा? वो दे दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 16 के जब ये तीनों डिडक्शन हम घटा देते हैं तो हमारा क्या आता है? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरीज, ग्रॉस सैलरी में से ये सब हमें क्या होते हैं? घटाने होते हैं। अब हम वन बाय वन एक एक टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा मॉनेटरी इनकम फ्रॉम सैलरी। तो मॉनेटरी इनकम में क्या क्या आएगा? बेसिक सैलरी, डी एंड पे, कमीशन, फीस, बोनस। अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ते। भत्ते जो है वो आपके 3 प्रकार के होंगे। फर्स्ट है फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंस, पूर्णतः करमुक्त भत्ते।
दूसरा है हमारा पार्टली टैक्स फ्री, आंशिक कर योग्य और आंशिक कर मुक्त भत्ते, और फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। यहाँ हम क्या ले रहे हैं? फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, पूर्णतः कर योग्य भत्ते। तो अलाउंसेस की हम बिल्कुल सेपरेट क्लास आगे लेंगे। सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक पे, बेसिक सैलरी। पर मंथ एक निश्चित राशि कर्मचारी को मूल वेतन के रूप में दी जाती है। सामान्यतः ऐसे वेतन की गणना आपसी समझौते या पे स्केल के आधार पर की जाती है। मूल वेतन के अतिरिक्त कर्मचारी को अलाउंसेस और परक्यूजिट्स भी जो हैं वो प्राप्त होते हैं। तो मूल वेतन के निर्धारण में या तो पे स्केल या ग्रेड पे लेते हैं, और उसके बाद में सैलरी बिकम्स जब ड्यू होती है, बेसिस ऑफ चार्जेस लेते हैं। सैलरी एडवांस है, एक्रूड सैलरी है कि एडवांस सैलरी है, और एरियर ऑफ सैलरी को भी इसमें क्या किया जाता है? कंसिडर किया जाता है। सेकेंड टॉपिक डियरनेंस पे। महंगाई बढ़ने पर सरकार वेतनमान में संशोधन करती है, परंतु यदि लंबे समय तक वेतनमान संशोधित नहीं किया गया तो सरकार अपने कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने के लिए महंगाई वेतन डियरनेंस पे का भुगतान करती है। यह मूल वेतन की तरह ही होता है, और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार महंगाई वेतन को मूल वेतन की तरह ही लेने की अनुशंसा है। अतः जो महंगाई वेतन है वह मूल वेतन ही माना जाता है। महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते जो पहले मूल वेतन पर आधारित थे, अब मूल वेतन व महंगाई वेतन के योग से जो है वह आधारित होंगे। तो बेसिक सैलरी जैसा ही डियरनेंस पे भी है। जो हमारा, मैंने आपको क्या कहा, डियरनेंस अलाउंस जो पहले सिर्फ बेसिक सैलरी पर आधारित था मूल वेतन पर, अब मूल वेतन व महंगाई वेतन डियरनेंस पे दोनों के एडिशन से जो है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेंस अलाउंस दोनों का एडिशन होगा, तो उसकी कैलकुलेशन हम डियरनेंस पे की कैलकुलेशन के अंतर्गत करेंगे। कमीशन, फीस इत्यादि। तो मूल वेतन के अलावा भी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से कमीशन फीस आदि मिलती है, और कमीशन फीस आदि से सभी भुगतान मंथली हो सकते हैं, एनुअली हो सकते हैं, और एक निश्चित प्रतिशत के रूप में प्राप्त होते हैं। ये भी क्या होते हैं? फुल्ली टैक्सेबल होंगे। फिर हमारा बोनस, नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को दे बोनस प्राप्ति आधार पर कर योग्य होगा, अर्थात वास्तव में प्राप्त होने पर ही बोनस वेतन में जोड़ा जाएगा। और मॉनेटरी इनकम में एक टॉपिक और है जो अभी मैंने आपको बताया, दैट इज अलाउंसेस। भत्ते नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सेवा शर्तों के तहत या उससे लिए जा रहे विभिन्न कार्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाते हैं। इस तरह से आज की पूरी क्लास में मैंने आपको ये समझाया है कि जो हमारी सैलरी हेड है, सैलरी हेड में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी किस तरीके से होगी। सबसे पहले हम ग्रॉस सैलरी करेंगे, और ग्रॉस सैलरी की गणना करने के पश्चात हम अलग अलग जो हमारे सेक्शन 16 के अंतर्गत डिडक्शंस हमें दे रखे हैं, वो हम डिडक्शंस जो है वो एप्लीकेबल करेंगे। अंडर सेक्शन 16, 16(1)(a), 16(2) और 16(3) के अंतर्गत। अब आगे की क्लासेस में पूरा टॉपिक मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगी। थैंक यू।